हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और दरोगा की तैयारी में एकदम जी जान से जुटे होंगे, क्योंकि अब वर्दी दूर नहीं है। मेहनत डबल कर दो, इससे ज़्यादा पोस्ट कभी नहीं आई है मेरे हिसाब से, और बहुत ही सुनहरा मौका है वर्दी पाने का। तो आईपीसी का ये वीडियो है, 5 पार्ट पहले ही आ चुके हैं आपके, ये 6वां पार्ट है। जिन्होंने भी ना देखे हों वो जाके देख ले, जाके मेरे चैनल में जाके और प्ले लिस्ट में देख ले, जाके वहाँ मिल जाएंगे आपको। तो बहुत ही आसान भाषा में कराने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट होता है, समझ में कम आता है। तो मेरी तरफ से एक कोशिश है कि आप लोगों के लिए आसान हो जाए और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो बस एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे जो भी वीडियो आएंगे जिससे आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, आईपीसी तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं कवर करवाता रहूँगा समय समय पे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। हम लोग 5 वीडियो में प्राइवेट प्रतिरक्षा पे बात कर रहे थे, तो ये 6वां वीडियो है, वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात हो रही थी, तो ये धारा 100 तक वहाँ पे कवर हुआ था। तो ये अब धारा आपकी है 102, और धारा 102 क्या कहती है आपकी, ये चीज़ आपको समझनी है। तो धारा 102 कहती है आपकी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ या बना रहना। मतलब आप अपने शरीर की रक्षा के लिए कब आपको वो अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आप अपने शरीर की रक्षा में अपनी रक्षा कर सकें। लाइक किसी का आप हत्या तक कर सकते हो अपनी आत्मरक्षा में। तो जो इससे पहले के वीडियो हैं वो आप देख लीजिए, वहाँ आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद आगे की बात कर, इसका कोटेशन पढ़ने का प्रयास करते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न से या धमकी से शरीर की युक्त रीजनेबल आशंका उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम नीचे करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। चाहे वो अपराध किया ना गया हो, ये बात समझिए, भले ही पॉइंट को इसको समझ लीजिए, अपराध किया ना गया हो और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है, ठीक है। तो ये हो गई भाषा, मैं इसको अपने तरीके से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का बना रहना, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मान लो आप ए नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे बी नामक व्यक्ति इसको जो है इसके ऊपर इसको अटैक करने के लिए आता है। लाइक ये पिस्टल लिए हुए है, तो जैसे ही पिस्टल इसने ए के ऊपर तान दी तो आपका ए के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो जाता है, ठीक है। भले ही इसने ये गोली ना चलाई हो, ठीक है, लेकिन इसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू हो चुका है, कि मतलब अब आपको अपने हिसाब से बचना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब से शुरू हो जाता है और कब तक बना रहेगा, जब तक ये बंदूक आपके ऊपर ताने रहेगा, ठीक है। भले ही इसने ना चलाए, लेकिन आपको अपनी रक्षा का अधिकार है। तो उम्मीद करते होंगे ये धारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट धारा देखते हैं हम लोग। देखिए, ये थोड़ा सा कट गया है, मैं इसको देखता हूँ कहीं दूसरे से मिल जाए तो। चलिए मैं खुद एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका पिक लेने में प्रॉब्लम हुआ है। तो जो धारा 103 है वो क्या कहती है, देखिए इसको यहाँ से समझने का प्रयास करिए कि जो धारा 103 है, मैं इसको लिख देता हूँ। धारा 103, देखो 102 में क्या था, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। अब यहाँ 103 में है संपत्ति का, ठीक है। ये अच्छे से आ नहीं पाया है, मैं आपको बता देता हूँ। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक का कब होता है। मतलब आप अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसी की हत्या तक कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो इसको समझिए, धारा 99 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में निम्नलिखित परिस्थितियों में दोषकर्ता को मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। धारा 99 के प्रावधानों में रहते हुए, आप लोग इससे पहले का वीडियो देखेंगे तो धारा 99 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इससे पहले के वीडियो आप देख लीजिए। अब बात करते हैं कि 99 में जो प्रावधान दिए हैं उसके अधीन रहते हुए किन किन परिस्थितियों में आप संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप मर्डर तक कारित कर सकते हो। तो इसका हो जाएगा आपका, देखिए, पहला है लूट, दूसरा है रात्रोगृह भेदन, पहला है लूट, दूसरा है रात्रोगृह भेदन और तीसरा है आप रिष्टि।
तो ये है आपका, पहले में आपका लूट हो जाता है, दूसरा रात्रोगृह वेदन, तीसरा है आपका अग्नि द्वारा रिष्टि, ठीक है, और चौथा है चोरी रिष्टि या गृह अत्याचार ऐसी परिस्थिति में। अभी मैं इसको थोड़ा सा और इसको अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझना ज़रूरी है कि जब आपके यहाँ पे आपकी संपत्ति पे लूट का हमला हुआ हो, मतलब आप किसी ने लूट करने का प्रयास किया हो, मैं इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि लूट क्या है, डकैती क्या है, रात्रोगृह वेदन क्या है, अग्नि द्वारा रिष्टि क्या है। लेकिन इससे पहले अभी हम इसको ऊपर से समझते हैं, फिर समझने का प्रयास मैं आगे बता दूंगा। तो देखिए, पहला हमला है लूट की आशय से किया गया हमला, दूसरा है रात्रोगृह भेदन, हाउसिंग ब्रेकिंग एट नाइट, ठीक है, थर्ड है आपका अग्नि द्वारा रिष्टि। अब देखिए, इसके बाद जो पॉइंट आता है, मतलब इन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हो, अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार। अच्छा, रिष्टि का मतलब समझ लीजिए आप। रिष्टि का मतलब ये होता है, मैंने पहले भी बताया है लेकिन फिर बता देता हूँ। रिष्टि से मतलब ये है कि किसी का फ़ायदा ना हो, मतलब मैंने रिष्टि की है तो मेरा फ़ायदा ना हो लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाए। मतलब आप किसी के झोपड़े को अगर आप आग लगा दो तो क्या होगा, उसमें मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन उस बंदे का क्या होगा, नुकसान हो गया। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे रिष्टि। अब पॉइंट समझिए, चोरी, रिष्टि और गृह अत्याचार ऐसी परिस्थिति में किया गया हो जिससे युक्त रूप से यह आशंका हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग ना किया गया हो तो परिणाम मृत्यु घोर उपाहति होगा। मतलब ये इस तरीके से हमला किया गया हो जिसमें आपको ये लगे कि मेरी जान तक जा सकती है और मेरी संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तब आप अब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में भी आप हत्या कर सकते हैं। अच्छा, डकैती लूट का उग्र रूप होता है, ठीक है। धारा 103 का विस्तार जो है लूट तक ही नहीं, डकैती तक भी होता है, ठीक है। तो आप अगर थर्ड फोर्थ पॉइंट में डकैती भी जोड़ सकते हो। अब देखिए, लूट और डकैती में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब लूट करते हैं तो उसे लूट कहते हैं। देखिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, जब लूट करते हैं तो इस लूट को हम क्या कहते हैं, सॉरी, डकैती कहते हैं, ठीक है। और 5 व्यक्ति से कम जब रहते हैं तो इसको हम लूट कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ा देखिए, चोरी में फोर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए, चोरी, लूट और डकैती, इसमें अंतर क्लियर कर लीजिए आज। देखिए, चोरी क्या होती है, इसमें कोई फोर्स ज़्यादा यूज नहीं होगा, चुपचाप से गए, किसी का सामान उठाए और निकल लिए। लूट में क्या होगा, आप 4-5 से कम 4 लोग गए, ठीक है, किसी घर में, और जाके जो है ज़बरदस्ती जो है लूटपाट किए, कोई सामान उठा लिए, मतलब आपसे थोड़ा फोर्स यहाँ पे प्रयोग होगा, ठीक है। फोर्स का प्रयोग करके आपका यहाँ पे लूट कर ली। लेकिन जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं, जब किसी के घर में एंटर करते हैं, तो उसको हम डकैती की श्रेणी में रखते हैं कि डकैती हुई है, ठीक है। तो ये था अंतर। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं इसके बाद का। देखिए, धारा 121 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझिए। तो धारा 121 क्या कहता है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। देखिए, जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। देखिए, अब यहाँ को इस चीज़ को समझिए, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने से क्या मतलब है, जो भारत सरकार है इसके विरुद्ध युद्ध करने से क्या मतलब है, इस चीज़ को हमें समझना है। देखिए, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, कोई ए व्यक्ति जो है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति ने भारत सरकार के, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है अगर अपने देश के खिलाफ है और आपने अगर उसमें हिस्सा लिया है, तो इसमें आप इस धारा के अंतर्गत आ जाओगे और आपको मृत्यु और आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो चीज़ है मैं इसको थोड़ा क्लियर कर, अगर भारत के खिलाफ युद्ध में कोई भी व्यक्ति शामिल हुआ है तो मतलब सीधी सी बात है, इस धारा में आ जाएगा
उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक हो सकता है। नेक्स्ट धारा पे हम लोग बात करते हैं, धारा 124 का। ये चीज़ समझिए, 124 का जो का है, 124 का में क्या कहा गया है ये समझिए, राजद्रोह। अब राजद्रोह क्या है ये चीज़ समझिए, इसको पहले पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों अथवा या संकेतों द्वारा दिखाई देने वाली चीज़ों, समझिए, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा दिखाई देने वाली चीज़ों द्वारा या भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, वैमनस्य शत्रुता फैलाएगा या फैलाने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिससे जुर्माना जोड़ा जा सकता है, 3 वर्ष के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सके या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तीनों तरीके के दंड इसमें अवेलेबल हैं। तो आजीवन कारावास भी हो सकता है, जुर्माना, इसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, 3 वर्ष तक की सज़ा जुर्माना सहित भी हो सकती है, या केवल जुर्माना देकर भी छोड़ा जा सकता है। जैसे इसमें आप इस चीज़ को पहले थोड़ा समझिए कि क्या है, मतलब अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मतलब भारत के जो भारत की सरकार है या भारत के खिलाफ में अगर आप कोई वैमनस्य फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं या धर्म के नाम पे, इसका सबसे बड़ा अगर उदाहरण देख लिया जाए तो कन्हैया कुमार को हम इसमें ले सकते हैं। कन्हैया कुमार पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने JNU में देश विरोधी नारे लगाए, तो ये इन पे राजद्रोह का केस लगा धारा 124 का के तहत। ठीक है, इसी पर केस चल रहा है और इन पर चार्जशीट फाइल हुई है। अब जो भी होगा वो आगे बात आएगी क्लियरली। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट धारा की, 153 का क्या है। देखिए, धर्म मूल वंश, जन्म, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। मतलब अब यहाँ पे ये चीज़ समझिए, ये धारा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान की बात आ गई। मतलब कोई ऐसा स्थान जो धार्मिक है, किसी की जन्मस्थली है या फिर निवास स्थान या भाषा के आधार पे अगर आप इस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो ये गंभीर धारा में माना जाता है। देखिए, 3 साल सामान्यतः 3 साल तक की सज़ा होती है, लेकिन अगर वो पूजा स्थल है तो 5 साल तक की सज़ा होगी। इसका एग्जाम्पल में आप राज ठाकरे समझ सकते हैं, क्योंकि जब राम मंदिर का जो मुद्दा हुआ था तो वो वहाँ पे एक धार्मिक स्थल पे जो इस तरीके से भाषण देना या सौहार्द को बिगाड़ना, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ के हम लोग को नेक्स्ट धारा समझनी है। अब समझिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट धारा है विधि विरुद्ध जमाव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इसके लिए मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको समझिए। विधि विरुद्ध जमाव का क्या है। धारा 141 में है विधि विरुद्ध जमाव, 42 में है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना और 43 में इसका दंड है। तो इन धाराओं को हम थोड़ा सा डिटेल से भी समझते हैं। ठीक है, और फिर देखिए 146 में है बलवा करना और 47 में है बलवा करने के लिए दंड और 159 में है दंगा या एफरे बोलते हैं इसको, 160 में है दंगा करने के लिए दंड। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, धारा 141 क्या कहती है, विधि विरुद्ध जमाव। तो विधि विरुद्ध जमाव क्या है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध कार्य को या करने के लिए एकत्रित हुए हों। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए एकत्रित हुए हों या प्रयत्न करते हों। ठीक है, प्रयत्न भी अगर कर रहे हैं तो भी इस धारा में आ जाएंगे। उनके जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। मतलब सीधा सा पॉइंट जो आपको याद करना है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर कहीं पे खड़े हुए हैं और अगर उनका जो मोटिव है वो ये है कि यहाँ पे कोई हम गलत काम, मतलब कोई गैर कानूनी काम करें या विधि विरुद्ध काम करें, तो वो इसकी श्रेणी में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब अगर आप इसको, मैंने जो पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को क्लियर किया था, एक धारा आई थी उसमें, तो वो आप लोग पिछला वीडियो देखोगे समझ जाओगे। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जमाव समझ गए ना। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जब कोई विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए एकत्रित होते हैं तो ऐसे ही जमाव को क्या हम विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विधि विरुद्ध जमाव में कितने सदस्य होना जरूरी है, तो आंसर हो जाएगा 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। अब इसके देखिए 142 क्या कहता है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। अगर आप विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हैं तो आपने क्या किया, जो कोई यदि यह जानते हुए
कि वह जिस स्थान पर एकत्रित है उसका उनका समूह विधिविरुद्ध जमाव की कोटि में आता है तो उन्हें विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाता है। मतलब आप जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 5 लोग खड़े हुए हैं और आपको पता है ये कुछ गलत मोटिव से खड़े हुए हैं और आप भी अगर वहाँ जाके खड़े हो गए तो आपको भी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब 5 व्यक्ति कहीं चौराहे पे खड़े हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि सामने की दुकान को लूटना है, और ये बात जानते हुए भी अगर आप उनके पास खड़े हो गए जाके तो आप उसके सदस्य मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात है। 43 में देखिए क्या है, दंड की परिभाषा है, मतलब विधिविरुद्ध जमाव, ये जो दंड है इसकी परिभाषा है। इसमें क्या हो सकता है कि देखिए विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास अवधि 6 महीना 6 माह या जुर्माने दोनों से दंडित हो सकता है। ठीक है, तो 6 माह का कारावास है विधिविरुद्ध जमाव का, इसलिए कहते हैं कि कहीं अगर लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसा खराब कुछ हो रहा हो तो वहाँ आपको खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप भी उसी के सदस्य मान लिए जाएंगे। धारा 146 क्या कहती है, बलवा करना। अब आपको समझना है, बोल देते हैं हम लोग कि दंगा हो गया, तो दंगा बहुत मामूली सी चीज़ होती है, बोलने में बहुत अजीब लगता है लेकिन दंगा बहुत मामूली सी चीज़ होती है, खतरनाक तो बलवा होता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए धारा 146 में क्या है, बलवा है। बलवा क्या है समझते हैं। जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा, अब यहाँ पे समझ गए ना, विधिविरुद्ध जमाव आ गया मतलब धारा 141 इसमें अपने आप आ गई, 141 42, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए बलवा के लिए। उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के लिए अपराध का दोषी होगा। मतलब इसको शॉर्ट भाषा में समझना है तो आप ऐसे समझिए, विधिविरुद्ध जमाव मतलब 5 हो गया व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक। ठीक है, तो अगर ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो हैं मतलब अगर कहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और इन सबका उद्देश्य सामान्य है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में सबको पता है कि हमारा, जैसे मान लीजिए, मान लो कि यहाँ पे 10 लोग हैं और किसी चौराहे पे खड़े हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी यहाँ से जो मान लो कोई बस निकलेगी, उस बस को हमें जलाना है। ठीक है, कुछ भी करना है उसके साथ में, तो ये लोग बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे और उद्देश्य सबका समान है कि हमें बस को जलाना है, तो ऐसे लोगों को, हर सदस्य को बलवा करने का अपराधी दोषी माना जाएगा। ये लोग आए, बस को जला दिया, तो क्या होगा, सबको बलवा का दोषी माना जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके बाद समझना है कि बलवा हो गया। अब 47 में क्या है, धारा 147 बलवा करने के लिए दंड है। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिनकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो दंडित किया जाएगा। अब देखिए दंगा क्या होता है, 159 में है दंगा, एफरे बोलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पब्लिक प्लेस में लड़कर लोक शांति में विघ्न या बाधा डालते हैं तो इसको हम दंगा कहते हैं। हम लोग बोल देते हैं कि दंगा हो गया, मतलब ऐसे लगता है जैसे क्या हो गया, उसको आप बलवा बोल सकते हो, जहाँ पर ढेर सारी भीड़ जो जाती है ना, किसी का घर जला दिया, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, तो वो होता है बलवा। और दंगा क्या होता है कि दंगे में आप मान लो 2 लोग, मान लो किसी चौराहे पे 2 लोग ए और बी हैं, ठीक है, इनमें आपस में कि भाई तू, इन ए ने जो है बी से पैसे उधार लिए थे, ये पैसे नहीं दिए, तो इसने इसको बाज़ार में पकड़ा, बोला भाई पैसे कब देगा, और इसने नहीं, इस वजह से इन लोगों का झगड़ा हुआ, मारपीट हो गया, इसने 2-4 तमाचे मार दिए, थप्पड़ मार दिए, तो इसको बस पुलिस आएगी, दोनों को उठा ले जाएगी, इन पे दंगा का वो लगा दिया जाएगा कि भाई देखो ये लोक शांति को भंग कर रहे थे, मतलब ये एक सार्वजनिक प्लेस पे मारपीट कर रहे थे और ये लोक शांति का ये विघ्न कर रहे थे या बाधा डाल रहे थे, तो इनको दंगा का अपराधी या एफरे का, इसको एफरे भी बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कभी कभी दंगा ना लिख के एफरे लिख देता है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें समझनी है। नेक्स्ट देखते हैं, 160 में है दंगा के लिए दंड है। तो दंड में क्या होता है दंगा का, देखिए मामूली सी चीज़ है, लड़ाई झगड़ा है तो 1 महीने तक की अवधि के लिए या जुर्माने से 100 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है और आपको इससे कर दिया जाएगा, 1 महीना या 100 रुपये के जुर्माने से या दोनों से आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं आपको करवाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट धाराएं अब शुरू होंगी, हत्या और ये बलात्कार से लेके और ये चोरी डकैती और ये जितनी धाराएं हैं आगे की, वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताता रहूँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।